व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राइवली फ्रॉम मिडी टेक्स्ट और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कोई 1 से 1.5 साल बाद या आई गेस 2 साल बाद। और वजह ये थी कि मेरा यूट्यूब की आईडी पासवर्ड ये दोनों चीज़ें मैं भूल चुका था। फेसबुक का पेज मेरा बैन हो गया था, जिसका रीज़न मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और आई होप कि वो रीज़न पे अप्लाई करके आप लोग की भी कोई फेसबुक आईडी और पेजेस जो है वो बैन नहीं होंगे। और ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिव्यू से, और रिव्यू कर रहा हूँ मैकबुक एयर M1 चिप 2020। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंटेल ने 2020 में अपनी सिलिकॉन चिप लॉन्च करी थी, जिसको उसने रिप्लेस करा था इंटेल के प्रोसेसर्स और एनवीडिया या फिर रेडियन के जो ग्राफिक्स कार्ड वो देता था उससे। मैक ने, एप्पल ने अपने सारी जितने प्रोसेसर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया था। अलबत्ता उसने अपनी चिप के साथ साथ इंटेल के चिप्स और रेडियन ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें उसने लैपटॉप लॉन्च किए थे। लेकिन अब जब M1 के बाद M2 चिप आ गई है तो एप्पल ने कंप्लीटली इंटेल को साइड पे कर दिया और अब वो अपने प्रोसेसर्स, ग्राफिक कार्ड और यूनिफाइड चिप, जिसको वो सिलिकॉन चिप कहता है, उसके ऊपर बेस करता है। प्राइस डिफरेंस इंटेल के महंगे हैं और जो एप्पल सिलिकॉन चिप है वो कंपैरेटिवली इंटेल और एनवीडिया के कार्ड्स, क्योंकि वो थर्ड पार्टी थे, उनकी एक अलग कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से एप्पल अपनी सिलिकॉन चिप लॉन्च करके उनकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है। तो अगर आप अभी भी 2018 या 19 के मैक्स लेने जाएंगे या आई मैक लेने जाएंगे तो आपको प्राइस डिफरेंस कोई ज़्यादा ख़ास नहीं मिलेगा एक बॉक्स पैक और एक यूज्ड लैपटॉप में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैक जो है वो मैंने कोई आज से 1 साल पहले सेकेंड हैंड परचेज़ करा था। और सेकेंड हैंड परचेज़ इस तरीके से करा था कि ये मैक आया था जापान से। बिल्ड क्वालिटी से लेके सारी चीज़ें सेम होती हैं। प्राइस डिफरेंस का इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो इसका कीबोर्ड होता है उसके ऊपर इंग्लिश के साथ जापानीज़ भी लिखी होती है, जो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा जिसकी वजह से। और अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूं तो हर कोई हैरान हो रहा था कि इतना सस्ता कैसे मैक आपने ख़रीद लिया, वो भी बिल्कुल बॉक्स पैक। तो ये बिल्कुल बॉक्स पैक था और रिचार्ज साइकिल 3 थे इसके। मतलब बॉक्स पैक आप इससे देखें कि रिचार्ज साइकिल इसके 3 थे और यूज़ कुछ भी नहीं हुआ था। पैक पे सबसे पहले मेरे पास है बेस मॉडल 8 GB रैम, 256 GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी है। सही है। 13 इंच का मैक है, ये गोल्ड कलर है, 8 कोर CPU है और 7 कोर GPU है। अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि 8 कोर CPU इनफ होता है, 7 कोर GPU इनफ नहीं होता अगर आप हाई एंड ग्राफिक्स का काम करते हैं। और गेमिंग वाले हजरात इस वीडियो से पहले ही दूर हो जाएं, क्योंकि मैक्स गेमिंग के लिए नहीं है और 8 GB रैम इनफ नहीं होती। स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे इस्तेमाल का मैक है, मैंने इसको दोबारा पैक करा है, तो आपको मिलता है मैक कुछ इस तरह की कवर में। कवर साइड पे रखते हैं। मैक मेरा ये गोल्ड कलर का है और इसके साथ मुझे मिलता है ये लीड, और इस लीड के साथ मुझे मिलती है ये चार्जर। अच्छा, चार्जर जो है वो मेरे पास है 30 वाट्स का, 30 वाट USB टाइप सी चार्जर है। USB टाइप सी टू टाइप सी मेरे पास जो है वो ये केबल है एप्पल की, क्योंकि मैक सारी जो है वो टाइप सी पे शिफ्ट है। मैक ओपन करते ही सबसे पहले आपको दिखता है स्क्रीन साइज़। अच्छा, स्क्रीन साइज़ इसकी है 13 इंच की, और अगर कोई डेली टास्क करना हो, ऑफिस वर्क करना हो तो ये मोर देन इनफ है 13 इंच। फिर आते हैं इसके टच पैड पे। टच पैड एप्पल का बेस्ट टच पैड्स हैं और मैंने इंटेल के मैकबुक्स भी यूज़ करे हैं, इंटेल वाले लैपटॉप्स भी यूज़ करे हैं।
इनमें से अगर किसी की सबसे अच्छी टच पैड है तो इंटेल के 2017 के बाद वाले मैक और अब सबसे अच्छा टच पैड ये। टच पैड की होता है कि इनका कोई बटन नहीं दिया हुआ होता, राइट हैंड क्लिक आप अपनी पसंद से सेलेक्ट करें, जस्ट टच पे राइट क्लिक है, 2 फिंगर टच राइट क्लिक, 2 फिंगर प्रेस राइट क्लिक जहाँ पे आप अपने कीपैड के राइट पे क्लिक करें, ये सब आपके ऊपर है। और इसके मैक के अपने गेस्चर्स होते हैं जो M1 में इंक्रीज़ हुए हैं गेस्चर्स आउटले के, 3 फिंगर अप 3 फिंगर डाउन। पेज को बैक करना है तो आप जो है वो टच पैड के साइड से यूँ करेंगे तो वो बैक हो जाएगा। अब स्पीकर जो है वो इसके काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि स्पीकर के मामले में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस रहता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पीकर यूज़ करते वक्त अगर आप VLC प्लेयर यूज़ कर रहे हैं और VLC प्लेयर में आपने 100 से अबव वॉल्यूम लेके चले गए और लैपटॉप का अपना वॉल्यूम भी 100% है तो आपके स्पीकर हो जाएंगे ख़राब। और मैक की सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो बात शुरू के मैक्स हैं 2018-19 अगर उनमें स्पीकर ख़राब होता है आप ज़िंदगी भर बनवाते रहेंगे, वो चलेंगे और ख़राब हो जाएंगे अगर आपने इनके ओरिजिनल मैक्स की स्पीकर का ख्याल नहीं रखा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लैपटॉप ले रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और पोर्टेबिलिटी में जब आपके पास स्पीकर ख़राब हो तो वो लैपटॉप बेकार हो जाता है। और यही मसला जो है वो डब मूवीज़ में भी आता है, जो आप हिंदी डब या उर्दू डब में देख रहे होते हैं, तो उसमें जब आप प्ले करते हैं तो उनका ऑलरेडी वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा आपको ये प्रिफेयर करूँगा, मैं आपको एक एडवाइस दूँगा कि आप अपना वॉल्यूम 1 पॉइंट कम रखें और VLC का 90 या 95% रखें, और अगर आपको लाउड वॉल्यूम सुनना है तो स्पीकर लगा। ये मेरी एक एडवाइस है। फिर आते हैं इसके कैमरे पे। अच्छा, फेस टाइम इसमें एक्टिवेटेड है, आप फेस टाइम यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, स्काइप, जो भी आपको करना है। 720p कैमरा है। और अगर मैं आपको कैमरे का रिज़ल्ट दिखाऊं, अच्छा अब अगर मैं वेब कैम पे जाऊं तो मेरा वेब कैम कुछ इस तरीके से दिखता है और 720p रिज़ल्ट और इसका माइक वगैरह ऑल ओके, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब स्टार्ट करते हैं इस लैपटॉप के एडवांटेजेस की। सबसे पहले इस लैपटॉप का साइज़ बहुत ही स्लिम साइज़ है और पोर्टेबिलिटी के लिहाज से कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि मैं इस लैपटॉप को अपने हाथों में एक कॉर्नर से पकड़ के आराम से हिला सकता हूँ और इसको कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होती कि आप बड़े बड़े भरकम लैपटॉप निकाल के किसी के सामने रखें या कहीं पे जा रहे हैं आपको अपना डेली टास्क करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप इस लैपटॉप को लेके जाते हैं आपका इम्प्रेशन इज़ सुपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइज़ टू परफॉर्मेंस का अगर रेशियो निकालें तो शायद ये लैपटॉप आज तक लेनोवो, HP, डेल के जितने लैपटॉप बने हुए हैं टिल नाउ उन सब से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं इसकी फिर दोबारा सुनिए, परफॉर्मेंस टू साइज़ रेशियो निकालूँ और कोई 13 इंच का साइज़ जो है वो एक आइडियल साइज़ होता है ऑफिस वर्क के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए। अलबत्ता अगर मैं इसका 14 टू 16 इंच पे जाऊँ तो शायद मैं 14 इंच तो सोच सकता हूँ कि मैं लेके जाऊँ कहीं घूमूँ, लेकिन 16 इंच बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और वो एक वर्क स्टेशन की तरह काम कर रहा होता है। तो शायद मैं कहीं ना कहीं इस बात को करूँ कि यार ये मैं घर पे ही रखूँ और अपना मैकबुक एयर लेके कहीं ना कहीं चला। प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो यार मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं जितना फैसिनेट हो जाता हूँ ना इसके प्रोसेसर का सुन के, तो मतलब एक अलग ही एनर्जी आती है कि किस तरीके से एक चिप बनाई है जिसके अंदर प्रोसेसर भी है, GPU भी है, रैम भी है, आपकी मेमोरी भी है। वो एक यूनिफाइड चिप बनाई जिसको इन्होंने सिलिकॉन चिप का नाम दिया है और उसकी इतनी पावर
है कि मैं अपनी 4K टू 6K फुटेज आसानी से इसमें एडिट कर सकता हूँ और ये कोई लैग भी नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर ग्राफिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं डिविंची रिजॉल्व जितना भी ग्रेड करूँ ये कभी हैंग नहीं होता। अलबत्ता अगर मैं इसमें डिनॉइज़र वगैरह लगाऊँ तो वो कहीं ना कहीं लैग करता है, लेकिन वो कोई 10 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड भी करता है डिनॉइज़र पे। बाकी मुझे मेरी कोई फुटेज 4K से कम नहीं होती और हर फुटेज को जो है वो मैं आसानी एडिट कर लेता हूँ। मुझे कहीं पे लैग नहीं होता, मुझे कहीं पे अफसोस नहीं होता कि यार मैंने ये मैक ख़रीद के कहीं गलती तो नहीं करी। ऐसा कुछ भी नहीं। अब आते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी पे। डिस्प्ले क्वालिटी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये रेटिना डिस्प्ले है। अलबत्ता ये HDR नहीं है, लेकिन ये रेटिना डिस्प्ले है जिसकी वजह से इसकी CRI एक्यूरेट है, अप्रॉक्सीमेट 100% एक्यूरेट है इसकी कलर डिस्प्ले जो है। और उसके साथ साथ हाँ, एक नुकसान ये है कि इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो मैट नहीं है, ये ग्लॉसी है, जिसकी वजह से मैं शायद इसको अपने आप को बाल वाल सारी चीज़ें सेट कर सकता हूँ। ये काम तब नहीं हो सकता जब मैं स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल कर दूँ, तब बहुत हल्का सा फ़र्क आएगा। लेकिन अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस जैसे कि मैं हमेशा हाफ रखता हूँ तो मैं रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मैं कलर मॉनिटर मतलब मुझे अगर रिक्वायर्ड थी एक्यूरेट, जो कि आ रहे थे कोई 1 लाख 1.5 लाख के, वो इस स्क्रीन ने मेरा सारा काम कंप्लीट कर दिया। अब ना मुझे उस मॉनिटर की ज़रूरत है जो 1.5 से 2 लाख रुपए के आ रहे थे। मैं आसानी से अपने लैपटॉप पे डिस्प्ले करके 100% कलर एक्यूरेट चीज़ रेंडर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं ऐप्स की कंपैटिबिलिटी की। मैक में कुछ ऐप्स हैं और ये मैं टारगेट कर रहा हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनर और फिल्म मेकर से रिलेटेड, कि मैक जो है वो उसके कुछ टारगेट ऐप्स हैं। अगर आप उनको M1 चिप पे यूज़ करते हैं तो शायद अप टू 35% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस होगी, सॉरी अप टू 50% आपको जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। और उसका रीज़न ये है कि M1 चिप जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने उनके लिए स्पेशल अपडेट्स बनाई हुई हैं। जिस तरीके से बात करूँ मैं फाइनल कट प्रो की, अच्छा मेरे पास फाइनल कट प्रो है और फाइनल कट प्रो को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो अप टू 50% ही वो ज़्यादा पावरफुल है अगर मैं उसी फाइनल कट प्रो को इंटेल के मैक पे यूज़ करता हूँ। सेम डेविंची रिजॉल्व, अगर मैं डेविंची रिजॉल्व पे जाता हूँ तो अप टू 35% मुझे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलती है। जो रेंडर मैं इंटेल के मैक पे या 6 GB कार्ड वाले पे या 4 GB कार्ड वाले पे मैं 4 मिनट में निकालता हूँ डेविंची का रेंडर, वो इसके ऊपर 2 मिनट में निकाल सकता हूँ, 2.5 मिनट में निकाल सकता हूँ। और क्योंकि ये 7 कोर GPU है और 7 कोर GPU का मतलब है कि ये 7 GB के कार्ड के इक्वलेंट है। कोर इज इक्वल टू GB, तो 7 कोर GPU मतलब 7 GB कार्ड, 7 कोर GPU, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मैं ऐप्स की कंपैटिबिलिटी देखूं एडोबी की, तो एडोबी की अपनी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि मैक में जो है अप टू 15 टाइम्स या M1 में अप टू 15 या 10 टाइम्स फास्टर परफॉर्मेंस देती है। मैक की ऐप्स की कंपैटिबिलिटी M1 की अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं मैक की M1 पर। शिफ्ट से मुराद कि वो अपनी ऐसी अपडेट देते हैं कि अगर आप M1 लें तो आपको परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मिलेगी। कोई भी कंपनी परफेक्ट मशीन नहीं बनाती है, अलबत्ता वो कंपैरेटिवली बेटर मशीन बनाती है, चाहे वो अपने प्रीवियस वर्जन हो या अपने कॉम्पिटिटर्स हों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज स्क्रीन साइज़। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्रीन साइज़ का मसला है। अगर आपको ग्राफिक्स का कोई काम करना है या आपको इसके अलावा
कलर ग्रेड हैं, डेविंची रिजॉल्व या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अलबत्ता ये 2.5 इंच 2.5K रेजोल्यूशन की एलसीडी है, पर ये इनफ नहीं होती है। आप 2.5K की यूज़ करने के लिए अपने जो आउटले है उसको स्मॉल कर देंगे, लेकिन आपको विजिबिलिटी में फ़र्क हो बहुत ज़्यादा मसला आएगा। तो 13 इंच इसका डाउनफॉल भी है। रेटिना डिस्प्ले है, ट्रू टोन है, और 99 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो इसके ट्रू कलर्स हैं, मतलब CRI इसकी एक्यूरेट है। तो कलर्स का इलस्ट्रेटर वालों को, ग्राफिक डिज़ाइनर, कलरिस्ट, इनको काफ़ी हेल्प मिलती है रेटिना डिस्प्ले से। और स्क्रीन का जहाँ तक इसका एक कौन है, वहाँ एडवांटेज भी है। एडवांटेज रेटिना डिस्प्ले, ट्रू टून कलर, लेकिन 13 इंच बहुत स्मॉल स्क्रीन है। इसका जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए धचका लगा वो ये है कि ये नॉन अपग्रेडेबल है। मैं इसका प्रोसेसर चेंज नहीं कर सकता। मैंने अगर 8 GB का मैक ले लिया तो मैं उसको 16 GB नहीं कर सकता। मैंने अगर 7 कोर GPU का ले लिया तो डेफिनेटली इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो मैं इसके GPU नहीं बना सकता। ये यूनिफाइड चिप है, एक चिप है जिसके अंदर उसकी रैम भी है, उसकी मेमोरी भी है, उसकी रैम, GPU, CPU, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं सारी चीज़ें ओवरऑल जो हैं वो इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। वाइस वर्सा देंगे, बिल्कुल वाइस वर्सा। मैक्स की कंपैटिबिलिटी से कुछ ऐप्स हैं जो मैक कंपैटिबल नहीं हैं। जैसे कि लास्ट कुछ दिनों में मुझे थोड़ा सा जोश चढ़ा कि यार मैं अपने आईफोन से हटके मैं मैक पे जो है वो ज़रा गेमिंग करता हूँ, और पबजी क्योंकि हम लोग खेल रहे होते हैं तो पबजी का थोड़ा सा क्रेज़ है। तो मैंने सोचा कि यार मैक के ऊपर पबजी खेलने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपको एम्यूलेटर डाउनलोड करना होता है। एम्यूलेटर टेंसेंट का है या ब्लू स्टेक्स का है। ब्लू स्टेक्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये इंस्टॉल करते ही, मतलब जब आपने इंस्टॉलेशन लगाई उसके फ़ौरन बाद, कि ये मैक M1 चिप ब्लू स्टेक को सपोर्ट नहीं करती है। सिलिकॉन चिप, एप्पल सिलिकॉन चिप ब्लू स्टेक पे सपोर्टेड नहीं है। और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि एप्पल सिलिकॉन चिप के लिए अभी तक उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज शायद हर मैक में होता है, ये कोई पहला मैक नहीं है, इसकी SSD की प्राइसेस। अगर मैं जाता हूँ इनक्लोजर्स पर, जिस तरीके से मैं एक NVMe M2 लेता हूँ SSD और उसको इनक्लोजर में लगाता हूँ और उसको मैं USB टाइप C से कनेक्ट करके उसमें अपना पूरा प्रोजेक्ट एडिट करता हूँ, तो मुझे ये मैक बहुत सस्ता पड़ेगा अगर मैं कंपेयर करूँ अपने 256 GB के मैक को 1 TB से। तो अगर मैं 1 TB पे जाता हूँ तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट मैक के जितनी ही डबल हो जाती है। सेकंड चीज़, इसके पोर्ट्स। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि इसमें सिर्फ 2 USB टाइप C कनेक्शन है और एक हेडफोन जैक है। अब अगर मुझे यूज़ करना हो कि मुझे एक्सटर्नल इनक्लोजर लगाना है, या मुझे HDMI केबल इसमें कनेक्ट करनी है, या मुझे कुछ भी USB टाइप B 3.0 वो कनेक्ट करना है, या ईथरनेट कनेक्ट करना है, तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन होगा इसके डॉक्स या USB हब। ये दोनों यूज़ करके ही मैं अपने मैक को जो है वो अदर एसेसरीज़ के साथ कनेक्टेबल बना सकता हूँ। अगला डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि इसमें मैक सेफ नहीं है। M1 एयर में मैक सेफ नहीं है, अलबत्ता M2 मैकबुक एयर जो है उसके अंदर मैक सेफ आ गई है। तो मैक सेफ एप्पल का चार्जर होता है, जो जिसका कनेक्शन ऐसा होता है कि बिलफर्स ये यहाँ पे चार्जर लगे और मैं उसको हाथ करूँ तो वो मैग्नेट से कनेक्टेड होता है, वो फिज़िकली कुछ पोर्ट अंदर नहीं होता उसमें।
वो मैग्नेट से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोर्ट हमेशा सेफ रहती है। अलबत्ता अगर मैं इस चार्जर को अपने मैक के साथ लगाता हूँ और अगर ये हिलता है, मैं इस पर हाथ लगता है, तो ये पिन अंदर रह जाएगी, इसके अंदर की जो पोर्ट है वो टूट सकती है। और दूसरा ये है कि अगर मैं इस पर हब्स लगा के रखता हूँ, हब हब क्योंकि 2 टाइप सी के प्रेशर से होता है और वो हिलता है, तब भी जिस तरीके से फ़ोन का चार्जिंग केबल ढीली पड़ जाती है, इसके पोर्ट भी ढीले पड़ जाते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो, और शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई हो और आप लोग बोर हो रहे हो यार, तो सॉरी, पर ये मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो कर रहा हूँ और शायद मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी है, शायद मैं उस पैटर्न पे रहा नहीं हूँ। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो अच्छी होगी, क्वालिटी भी बेटर होगी और इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगी। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।